गुज़श्ता खाक नशीनों की यादगार हूँ मैं, मिटा हुआ सा निशाने सरे मज़ार हूँ मैं मोती जेल हूँ। मेरा एक गौरवशाली इतिहास है। गोरखपुर में बाईपास से सटे सौदागर मोहल्ले के पीछे राप्ती नदी के तट पर लालडिग्गी सब स्टेशन के समीप एक टूटी फूटी चहारदीवारी में मेरा अस्तित्व, जो अब मिटने की कगार पर है, अपने अंदर बहुत सी ऐसी स्वर्णिम कहानियां समेटे हुए है, जिसे हर गोरखपुर वासी ही नहीं, हर भारतवासी को जानना भी चाहिए और उस पर गर्व भी करना चाहिए। कई सौ साल पुरानी इमारत जो बसंतपुर की सराय के किले के नाम से मशहूर है, उसकी 20 फुट ऊंची चहारदीवारी के अंदर एक ऐतिहासिक इमारत है, जिसे मोती जेल के नाम से जाना जाता है। इसी परिसर में एक ऐतिहासिक कुआं, एक विशालकाय पाकड़ का पेड़, एक फांसी घर और कुछ बैरकें गवाह हैं उन रणबांकुरों के शौर्य, बहादुरी और पराक्रम की, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह जेल, जो पुरानी जेल के नाम से मशहूर है, राजा बसंत सिंह के किले के अंदर थी, जिसमें आम बंदी रखे जाते थे। इस किले का निर्माण राजा बसंत सिंह ने 1856 में करवाया था। इसके ऐतिहासिक महत्व एवं निर्माण के विषय में डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे लिखते हैं, गोरखपुर की विरासत का जीवंत स्वरूप ये ऐतिहासिक इमारत, जिसके दरो दीवार में कैद है बीते दिनों की धुंधली संस्कृति, जिसने स्वयं अपना इतिहास लिखा है। गोरखपुर महानगर के दक्षिण पश्चिम में बसंतपुर नामक प्राचीन मोहल्ला है, जिसे 87 वंश के 7वें राजा बसंत सिंह ने किला बनाकर उसके साथ ही बसाया था। इतिहासकार मॉन्टगोमेरी मार्टिन के अनुसार इसका उल्लेख अबुल फजल द्वारा अपनी पुस्तक में किया गया है, जो बादशाह अकबर के समकालीन थे। 1688 में जब गोरखपुर के चकलेदार काजी खलीलुर रहमान बने, तो ये किला उनके कब्जे में आ गया। उन्होंने इस किले की मरम्मत कराकर यहाँ फौजी चौकी बनवा दी। 1801 में अवध के नवाब सादत अली खान ने गोरखपुर क्षेत्र को अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिया। 14 नवंबर 1801 को यहाँ प्रथम कलेक्टर और जज की नियुक्ति के बाद अंग्रेजों ने इस बंदीगृह को मोती जेल के रूप में परिवर्तित करके यहाँ कैदियों के लिए कमरे बनाए और प्रत्येक कमरे को 4 खानों में बांटकर 4 कैदियों को रखने की व्यवस्था की। समय के साथ विभिन्न काल में मेरा इतिहास और मेरा स्वरूप बदलता गया। वर्तमान समय में जेल परिसर में 4 बंदीगृह भवन शेष हैं, जिसके प्रत्येक भवन में 15 से 18 कमरे बचे हैं। मेरे इतिहास का सबसे गौरवशाली पन्ना 1857 में जुड़ा, जब अंग्रेजों के विरुद्ध पकता हुआ नफरत का लावा ज्वालामुखी बनकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में फूटा। देश के हर भाग में भारतवासियों ने बहादुरी और वीरता का ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन किया कि अंग्रेज भी दंग रह गए। गोरखपुर में भी क्रूर और निरंकुश शासन के विरुद्ध नफरत का लावा पक रहा था और उसे फूटने का अवसर मिल ही गया। उनको एक वीर नायक मोहम्मद हसन के रूप में मिल गया, जिसके नेतृत्व में गोरखपुर वासियों ने अंग्रेजी शासन की नींव तक हिला दी। मोहम्मद हसन और क्रांतिकारियों ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया और कई महीनों यानी 12 अगस्त 1857 से 5 जनवरी 1858 तक गोरखपुर अंग्रेजों के प्रभुत्व से आज़ाद हो गया। 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व यहाँ के पूर्व नाजिम मोहम्मद हसन ने किया। मोहम्मद हसन पहले अवध के नवाब के नाजिम थे। अवध के विलय के बाद अंग्रेजों ने उनका पद समाप्त कर दिया था। इस कारण उनके हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत की भावना पनप रही थी। उन्होंने गोरखपुर को अंग्रेजों के प्रभुत्व से मुक्त कराने की योजना बनाई। उनके विद्रोही तेवर को और अधिक बल डुमरी के नरेश बाबू बंधु सिंह और नरहरपुर के राजा हर प्रसाद और रुद्रपुर के राजा के सहयोग से मिला। मोहम्मद हसन ने जब गोरखपुर की ओर प्रस्थान किया, उस वक्त गोरखपुर का कलेक्टर पैटरसन आजमगढ़ में था और यहाँ पर शासन का कार्यभार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बर्ड के जिम्मे था।
विद्रोह की सूचना मिलने पर पैटरसन ने गोरखपुर की ओर प्रस्थान किया, लेकिन जगदीशपुर के कुंवर सिंह और उनके 70 वर्षीय भाई अमर सिंह ने सरयू तट बड़हलगंज में उनका रास्ता रोक दिया। अतः सरयू के उत्तरी इलाके पर मोहम्मद हसन का कब्जा हो गया। इसके बाद मोहम्मद हसन जब गोरखपुर की ओर बढ़े तब भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला। अंग्रेजों ने यहाँ के रजवाड़ों बांसी, सतासी, गोपालपुर, मझौली, तमकुही को ये निर्देश दिया कि वो गोरखपुर के आंदोलनकारियों पर नजर रखें और मोहम्मद हसन को गोरखपुर में प्रवेश न करने दें। लेकिन किसी ने भी मोहम्मद हसन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, वरन अदम्य उत्साह के साथ गोरखपुर वासियों ने उनके साथ आने वाले क्रांतिकारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर उनके नेतृत्व को स्वीकारा और सांप्रदायिक एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। उन्हें जब यह सूचना मिली कि मोहम्मद हसन क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के उद्देश्य से अपने साथ बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों के साथ गोरखपुर में प्रवेश करने वाले हैं, तो मोहम्मद हसन की अगुवाई के लिए अपनी साथियों के साथ आगा मोहम्मद इब्राहिम, जो मोती जेल के जेलर थे, स्वयं राप्ती के तट पर गए और उन्होंने मोहम्मद हसन और उनके साथ आने वाले क्रांतिकारियों का स्वागत किया। मुशर्रफ, पंडित सरदार अली, आली हसन, नौनीद राय, मिर्ज़ा फ़तेह अली, मोहम्मद सईद, आबिद हुसैन, उल्फत अली, अमीर अली, गुमा खान, इमदाद अली, आबिद अली, मजहर अली, वाहिद अली, अहमद खां, कल्लू बेग, ब्रिज मोहन, अनूप, शुक्रुल्ला, मंसूर अली, मखदूम बख्श, फैज़ बख्श के उनके साथ जाने की पुष्टि कश्फुल बगावत से होती है, जो 1857 में गोरखपुर के इतिहास का एक समसामयिक स्रोत है, जिसे सैयद अहमद अली शाह ने लिखा था। इसी पुस्तक से इस बात की भी पुष्टि होती है कि मोहम्मद हसन के गोरखपुर पहुंचने से पूर्व ही मुशर्रफ अली, मदार बख्श और उनके कुछ साथियों ने खजाने, तोपों और रसद की व्यवस्था कर दी थी। इस बीच मोती जेल के जेलर आगा मोहम्मद इब्राहिम ने कैदियों को भी रिहा कर दिया कि वो भी देश पर आई इस विपत्ति की घड़ी में अंग्रेजों के विरुद्ध लामबंद हों। जेल से छूटने वाले कैदियों ने मोहम्मद हसन को भरपूर सहयोग देने का वचन दिया। मोहम्मद हसन का साथ देने के लिए बड़ी संख्या में क्रांतिकारी अवध से भी गोरखपुर आए। गोरखपुर पर कब्जा प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से भीषण संघर्ष करना पड़ा था। अंग्रेजों से उनकी एक बड़ी लड़ाई मोती जेल के समीप लालटिग्गी के पास बांध पर भी हुई थी। अंततः जीत मोहम्मद हसन और क्रांतिकारियों को हुई और गोरखपुर से अंग्रेजों का शासन पूर्णतया समाप्त हो गया। क्रांतिकारियों ने बर्ड की कोठी फूंक दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसी भी सरकारी संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मोहम्मद हसन ने बर्ड के सर पर 5000 का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन बर्ड छुपते छुपाते किसी प्रकार गोरखपुर से फरार हो गया। मोहम्मद हसन की ताजपोशी की रस्म ऐतिहासिक मोती जेल में हुई। मोहम्मद हसन ने नाजिम का पद स्वयं संभाला और अपना नायब नाजिम मुशर्रफ खां को बनाया। मोहम्मद हसन की हुकूमत को अवध की हुकूमत से भी मंजूरी मिल गई। साथ ही उनको मुक़रबिद-दौला का खिताब और खिलत देकर सम्मानित भी किया गया। मोहम्मद हसन ने गोरखपुर से अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के बाद बाबू बंधु सिंह के नेतृत्व में सरकारी खजाने और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, अपनी सरकार बनाई और अपने पहले ही आदेश में अंग्रेज़ों के सभी कानून रद्द कर दिए। मोहम्मद हसन ने राजस्व की वसूली की, कचहरी लगाई और शासन का कार्यभार संभालने के बाद स्वयं की फौज का गठन भी किया। उन्होंने सवारों का मालिक सरदार अली को बनाया। कश्फुल बगावत के लेखक के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में लोग उनकी फौज में भर्ती हुए, जिनमें से कुछ के नाम भी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखे, जिनमें विशेषकर नवाबन, गौहर, शमशेर अली, एहसान अली, खुर्शीद अली, वजीरन, कल्लू बेग, दिलदार खां, वलीदाद खां, छिंगे खां, नारायण और आबिद अली का नाम लिया जा सकता है। एक समकालीन इतिहासकार मोइनुद्दीन हसन खां ने अपनी पुस्तक खदंगे गदर में लिखा है कि मोहम्मद हसन ने लगभग 25,000 लोगों को अपनी फौज में भर्ती किया था। मोहम्मद हसन ने गोरखपुर वासियों में अंग्रेज विरोधी भावना प्रबल करने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने गोरखपुर के नागरिकों
नागरिकों को ये आदेश दिया कि वो अपने घरों से विदेशी सामानों को निकालकर उनकी होली जलाएं। उनके आदेश का पालन करके गोरखपुर में विदेशी सामानों के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया और इस प्रकार गोरखपुर को सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करने का गौरव प्राप्त हुआ, जबकि आम धारणा यही है कि स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन 1906 में बंग भंग आंदोलन के समय में शुरू हुआ था। मोहम्मद हसन ने लगभग 6 महीने 22 अगस्त 1857 से 5 जनवरी 1858 तक गोरखपुर पर शासन किया, लेकिन जनवरी में गोरखपुर उनके हाथों से निकल गया। यद्यपि गोरखपुर पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को कई स्थानों पर भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा। 26 दिसंबर 1857 को कर्नल रोक्राफ्ट और मोहम्मद हसन की सेना के बीच एक बड़ी लड़ाई गोरखपुर के निकट सोहनपुर में हुई। इस लड़ाई में मोहम्मद हसन का भरोसेमंद नायब मुशर्रफ अली और अली करीम अपने कई सौ साथियों के साथ शामिल हुआ। बराबर का मुकाबला हुआ, लेकिन पलड़ा अंग्रेजों का ही भारी रहा। मोहम्मद हसन से निपटने के लिए 6 जनवरी 1858 को नेपाल के राणा जंग बहादुर की गोरखा फौज पिपराइच पहुंच गई। साथ ही अंग्रेजों की ताकत पंजाब के सिख राजाओं की अत्याधुनिक हथियारों से लैस फौजों के पहुंच जाने से अत्यधिक बढ़ गई। 11 जनवरी 1858 को क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देशभक्त वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन वो विजय प्राप्त करने में असफल रहे। मोहम्मद हसन अपने साथियों के साथ टांडा की ओर निकल गए। मोहम्मद हसन के टांडा की ओर निकलने का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि वो गोरखपुर पर हमला करने से पूर्व टांडा ही गए थे और वहीं रहकर पैसों की व्यवस्था की थी। उस अवधि में उन्होंने क्रांतिकारियों के गुस्से से कुछ अंग्रेजों की जान की रक्षा भी की थी। ये खबर जब अंग्रेजों को मिली थी तो उन्होंने 5000 इनाम के रूप में मोहम्मद हसन को भेजे भी थे, जिसे लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया था। गोरखपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बर्ड ने तो उन्हें क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए उन्हें गोरखपुर आने के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन क्योंकि मोहम्मद हसन अंग्रेजों के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। बर्ड को मोहम्मद हसन के तेवर का अंदाजा हो चुका था। मोहम्मद हसन की गतिविधियों ने बाद में ये सिद्ध भी कर दिया। उन्होंने गोरखपुर में अंग्रेजों को नाकों चने भी चबवा दिए। गोरखपुर पर कब्जे के बाद मोहम्मद हसन फरार हो गए। अंग्रेजों ने मोहम्मद हसन को गिरफ्तार करने वालों के लिए इनाम की भी घोषणा कर दी, लेकिन वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके। गोरखपुर से फरार होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। उनकी कुछ लड़ाइयाँ अंग्रेजों से बस्ती और फैजाबाद में भी हुईं। उन्होंने नाना साहब के भाई बाला राव के साथ तुलसीपुर में भी अंग्रेजों से मोर्चा लिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर क्रांतिकारियों को तितर बितर कर दिया। उसके बाद क्रांतिकारियों की हालत अत्यंत दयनीय हो गई। उनके पास ना तो लड़ने के लिए हथियार ही बचे और ना ही खाने पीने का सामान खरीदने के लिए पैसे ही बचे। नाना साहब और बाला राव ने नेपाल में शरण ले ली। मोहम्मद हसन को जब लगा कि वो क्रूर और निर्दयी शासकों के विरुद्ध लड़ाई जारी नहीं रख सकते, तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए। अंग्रेजों ने उन्हें सीतापुर की सीमा के अंदर रहने के कड़े निर्देश दे दिए और 200 रुपये गुजारा भत्ता देने का उन्हें आश्वासन भी दिया। उनको फांसी सिर्फ इसलिए नहीं दी कि उन्होंने विद्रोह से पूर्व कुछ अंग्रेजों की जान बचाई थी। इधर गोरखपुर में क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। शक की बुनियाद पर लोगों को फांसी देने और प्रताड़ना देने का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। अंग्रेजों ने क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ ली। जगह जगह लोगों को फांसी दी गई। अलीनगर, घंटाघर और मोती जेल में बड़ी संख्या में लोगों को फांसियां दी गईं। 300 से अधिक फांसियां मोती जेल के उस विशालकाय पेड़ पर दी गईं, जिसका अस्तित्व कई 100 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी मौजूद है। अंग्रेजों ने जिन लोगों को सजाएं दी और मौत के घाट उतारा, उनमें से कुछ के नाम सैयद अहमद अली शाह ने अपनी किताब कश्फुल बगावत में लिखे हैं। अंग्रेजों ने मोहम्मद हसन के नायब मुशर्रफ खां को, जिन्होंने गोरखपुर में 1857 में सक्रिय योगदान दिया था, को अलीनगर में फांसी दी।
रसूल अली, औलाद अली, नौनीद राय, वाहिद अली को भी फांसी दिए जाने की पुष्टि कशफुल बगावत से होती है। बसंत नाथ, तुमन के सिपाही लाल खां, शेख फैजू, वली दाद खां, करीम दाद खां, इनायत अली, हैदर हुसैन को फांसी दिए जाने की जानकारी भी हमें कशफुल बगावत से ही मिलती है। इसके अतिरिक्त ये भी पता चलता है कि एक विद्रोही खैरात अली को अंग्रेज़ों ने बगावत के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा दी थी। अंग्रेज़ों ने फांसी देने के बाद लाशों को मोती जेल के कुएं में भरना शुरू किया। कुछ को तो कुएं पर लगी उस लोहे की कील में भी लटकाया गया जो उस जर्जर कुएं पर आज भी देखी जा सकती है। मोती जेल का कुआं जब लाशों से पट गया तो अंग्रेज़ों ने लगभग 300 लाशों को बसंत राय के किले के समीप सौदागर मोहल्ले के निवासी सरफराज अली के घर, जो मोहल्ले में नई हवेली के नाम से मशहूर था, ले जाकर तहखाने में पाट दिया, क्योंकि सरफराज अली तो देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के जुर्म में नेपाल के काठमांडू में नाना साहब और बेगम हजरत महल के साथ निर्वासन का दुख झेल रहे थे और उनके परिवार वाले अंग्रेज़ों के अत्याचार के डर से सिद्धार्थ नगर के पोखर भिटवा में जाकर बस गए थे। मोती जेल के समीप ही 2 कब्रें गंज शहीदा के नाम से सौदागर मोहल्ले के कब्रिस्तान में ऐसी हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे उन क्रांतिकारियों को दफनाया गया जिनका संबंध इसी मोहल्ले से था और जिन्होंने बगावत के जुर्म में फांसी पाई। मोती जेल के समीप ही 2 कब्रें गंज शहीदा के नाम से सौदागर मोहल्ले के कब्रिस्तान में ऐसी हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे उन क्रांतिकारियों को दफनाया गया था जिनका संबंध इसी मोहल्ले से था और जिन्होंने बगावत के जुर्म में फांसी पाई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोती जेल का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और ये जेल क्रांतिकारियों की शहादत की गवाह रही है। इसलिए इसके संरक्षण के लिए आवाज़ उठाना हर उस देशवासी की जिम्मेदारी है जिनमें उन क्रांतिवीरों के प्रति आदर और सम्मान की भावना है और जिनके विषय में बहादुर शाह जफ़र के शब्दों में ये कहना सही होगा कि न दबाया ज़ेरे ज़मीं उन्हें, न दिया किसी ने कफन उन्हें, न हुआ नसीब वतन उन्हें, न कहीं निशाने मज़ार है। आवश्यकता इस बात की है कि इस जेल को शहीद स्थली घोषित करके यहाँ पर एक शहीद स्मारक बनाया जाए जिस पर उन क्रांतिकारियों के नाम अंकित किए जाएं जिन्हें यहाँ कैद करके प्रताड़ना दी गई थी या फांसी पर लटकाया गया था। संभव हो तो उस विशाल काय पेड़ को भी संरक्षित करने की व्यवस्था की जाए जिन पर 300 से अधिक लोगों को फांसी दी गई थी और जो आज भी उसी आन बान और शान के साथ खड़ा है जिस प्रकार क्रूर शासन के विरुद्ध देश के क्रांतिवीर कभी सीना तान कर खड़े हो गए थे और जिन्होंने फांसी के फंदे पर लटक जाना तो स्वीकार कर लिया परंतु सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि उसके समीप कूड़ा निस्तारण केंद्र के वायु प्रदूषण से इस ऐतिहासिक पेड़ का अस्तित्व ही मिट जाए। इस बात का भी प्रयास किया जाए कि क्रांतिकारियों की याद में यहाँ एक चिकित्सालय, पुस्तकालय, वाचनालय और एक सेमिनार कक्ष भी बनाया जाए जहाँ हर वर्ष सेमिनार का आयोजन करके उनका स्मरण किया जाए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएं और उनकी कुर्बानियों से देशवासियों को अवगत कराया जाए जिससे ये गर्व से कहा जा सके कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। साथ ही साथ सरकार से ये अनुरोध भी किया जाए कि मोती जेल की दीवार से संलग्न कूड़ा निस्तारण केंद्र को कहीं और आबादी से दूर स्थानांतरित किया जाए और उस स्थान को स्वयं कब्जे में लेकर उस स्थान का सौंदर्यीकरण किया जाए। वहाँ के प्रदूषित वातावरण को और अधिक सुंदर बनाने के लिए वहाँ शहीदों के नाम पर एक उद्यान और एक पार्किंग स्थल की भी व्यवस्था की जाए जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ आकर उन वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें।
यही देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले उन रणबांकुरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने देश प्रेम की भावना से अभिभूत होकर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया और जो एक निरंकुश सरकार के अस्तित्व से देशवासियों को बचाने का सपना लिए मोती जेल के परिसर में पंचतत्व में विलीन